नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम हर सप्ताह आपको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी खास शख्सियत से मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके जीवन से और उनके कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को। आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं रक्षा संपदा अधिकारी, भोपाल सर्कल में ये कार्यरत हैं, श्रीमती मनीषा जाट जी। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सीधे मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आपके जो कार्य क्षेत्र है, जो आपकी सर्विस है, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि क्या आपका काम होता है और क्या किस तरह से क्या जिम्मेदारियाँ एक रक्षा संपदा अधिकारी के सामने होती हैं। डिफेंस एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम होता है वो रक्षा विभाग डिफेंस के जो अलग अलग अंग हैं, जैसे थल सेना, वायुसेना और नेवी सभी हैं, उसमें डीआरडीओ और बाकी भी अन्य अंग हैं। उनके लिए हम लैंड मैनेजमेंट का काम मेनली करते हैं, जिसमें इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लैंड भूमि अधिग्रहण का काम, देन रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट, हायरिंग और लिटिगेशन के जितने भी मैटर होते हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और इसके अलावा इस सर्विस में जो एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो जितने भी कैंटोनमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर रहने वाली जितनी पब्लिक है उसको सिविक एमिनिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे सड़कें हैं, पेयजल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या दिव्यांग या और जो भी इस तरह के हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए अलग अलग तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स या उनके फैसिलिटी सेंटर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। स्किल डेवलपमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग वहाँ एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते हैं। तो मेनली हम लोग काम करते हैं डिफेंस और सिविल पब्लिक के बीच एक लिंक की तरह भी काम करते हैं और दोनों को साथ लेकर चलते हैं। तो जैसा आपने बताया कि कुछ कंटोनमेंट आपको दिए जाते हैं इसमें, तो देश भर में ऐसे कितने मतलब सर्कल हैं जहाँ पर अलग अलग जगह पर पोस्टिंग्स होती है आप जैसे अधिकारियों की? कैंटोनमेंट्स जो हैं 62 हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया। मध्य प्रदेश में कितने सर्कल और कैंटोनमेंट? मध्य प्रदेश में 5 कैंटोनमेंट्स हैं और 3 डीओ सर्कल्स हैं। उनमें से भोपाल एक है? भोपाल उनमें से एक है। भोपाल, जबलपुर और ये ज़रूरी नहीं है कि भोपाल सर्कल में सिर्फ मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र आए? नहीं, ये सर्कल का डिवीजन ऐसा है कि इसमें यूपी का भी कुछ पार्ट है मध्य प्रदेश के। मतलब एक पर्टिकुलर एक कोई स्टेट का क्षेत्र निर्धारित किया गया होगा? जरूरी नहीं है। रक्षा संपदा अधिकारी सर्कल जो है उसमें अलग अलग स्टेट का कुछ हिस्सा एक साथ आ सकता है। तो आपको मतलब मध्य प्रदेश के बाहर के भी कार्यों को देखना हाँ, पड़ता है? मेरे जुरिडिक्शन एरिया में कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी है, कुछ जिले वहाँ के भी। जी, ओके मैम, जैसा आपने बताया कि संपदा और भूमि अधिग्रहण से जुड़े हुए जो मामले आपके रहते हैं और इसमें आप शासन और जनता के बीच में सेतु का काम करते हैं, ब्रिज का भी आप काम करती हैं, तो ऐसे में रक्षा संपदा अधिकारी के सामने कई तरह की चुनौतियां भी आ जाती हैं, क्योंकि आपको जनता को भी साथ लेकर चलना है और सरकार का भी कहीं ना कहीं उनके भी हितों का ख्याल रखना है। वो भी जो कार्य करना चाहते हैं उसमें उनके क्रियान्वयन में आपको साथ देना है। तो दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कैसे आप काम करती हैं? देखिए, जो भी प्रशासनिक सेवा में अधिकारी आते हैं उन्हें प्रॉपर इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी है, जो स्कीम्स हैं, जो भी उनकी सोच है उनको हम इम्प्लीमेंट करें और पब्लिक को उसमें साथ लेकर चलें। तो वो एक कोऑर्डिनेशन जो है वो हम लोग उसके लिए ट्रेंड होते हैं और जैसे जैसे परिस्थितियाँ आती हैं हम लोग सीखते जाते हैं इसमें। तो बहुत मुश्किल नहीं होता है। समय के साथ जैसे जैसे सर्विस में आगे बढ़ते हैं तो और इसमें ट्रेनिंग होती जाती है। तो वो एक कोऑर्डिनेशन हम लोग हमेशा बनाए रखते हैं, पब्लिक के हितों का ध्यान रखना, और गवर्नमेंट के तो हम रिप्रेजेंटेटिव होते ही हैं वहाँ। सही बात है। और एक महिला होने के नाते, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं, काफ़ी जिम्मेदारी भरा ये क्षेत्र है, तो बीइंग अ लेडी आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? अपनी ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल नहीं ऐसा, क्योंकि एक जितना कहना चाहिए जितना मूवमेंट एक पुरुष इजीली कर सकता है, सभी जगह आना जाना, लोगों से मिलना, लेकिन फिर भी आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां होते हुए आपको जनता के बीच में जाना, उतना मूवमेंट कर पाना उतना पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे में क्या परेशानियां, चुनौतियां आती हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती कि सिर्फ महिला होने के कारण मुझे कोई खास ऐसा अलग से परेशानियों का इसमें सामना करना पड़ता है। बिकॉज आज के टाइम में हम लोग बात करते हैं कि महिला पुरुष लोगों की धारणा बनी रहती है। मैं चाहता हूँ उस धारणा को तोड़ा जाए, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
अपॉर्चुनिटीज़ आपके जेंडर के अकॉर्डिंग आपको नहीं दी जाती और दी भी नहीं जानी सही चाहिए। बात। तो हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम्स अलग से कभी फेस नहीं करते हैं और पब्लिक भी ये नहीं देखती। अगर ऑफिसर है उनका तो वो यही मानती है कि महिला है, पुरुषों से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने कहा है कि फैमिली की जो होती है वो एक बैलेंस हमें बना के ज़रूर रखना पड़ता है। बट अपने प्रशासनिक कार्यों के वहन में महिला होने के नाते कभी ऐसा अलग से कोई दिक्कत का सामना हमें जो पुरुषों को ना करना पड़े ऐसा कहीं भी नहीं करना पड़ता है। मेरी आपसे पहले चर्चा हुई थी तो आपने बताया था कि अपनी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो भी आपने मैरिज के बाद ही की है। जी जी। और उससे पहले भी आप सर्विस में थी स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब एमपीपीएससी में शायद थी जी। तो वहाँ पर आप सर्विस में रही हैं, तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती का काम है पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना। आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं, वहाँ की अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, इस बीच में यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्ज़ाम को क्रैक करना, उसे निकालना, और इन सबके बीच में सामंजस्य बिठालते हुए कैसे आपने उसकी प्रिपरेशन की है, कैसे आप इस क्षेत्र में आगे आने का सोचा? पहली चीज़ तो सोचना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने सोचा भी और फिर किया भी, तो किन रास्तों से आप गुजरी हैं उसके बारे में हम यहाँ जानना चाहेंगे। मैंने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे ही ये सोचा था कि मुझे प्रशासनिक क्षेत्र में आना है। बट मैं इंदौर से थी, वहाँ बहुत ज़्यादा गाइडेंस और इस तरह का वो अवेलेबल नहीं था यूपीएससी के लिए। तो पहले मैंने सोचा कि मैं स्टेट सर्विस के लिए तैयारी करूँ और वो क्लियर करके मैंने 2008 में सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश में सर्विस ज्वाइन की। उस दरमियान मेरी शादी भी हो चुकी थी और 2010 में जब मेरा बेटा हुआ, मैटरनिटी लीव पे जब मैं थी, तब मुझे लगा कि एक वो जो सपना पहले था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना चाहिए और मैं नहीं कर पाई, लेकिन जो एक स्टेट सर्विस में काम करते हुए ये फील हुआ कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, एक बड़ी अथॉरिटी के साथ आप जब काम करते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप सोच के आए हैं कि इस फील्ड में लोगों के लिए आप करेंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी इस बारे में बताया और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो आप ये चीज़ नहीं कर सकती हैं या बेटा है तो नहीं कर सकती हैं। और बहुत स्ट्रांगली उनका सपोर्ट मेरे साथ रहा। मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे मम्मी पापा, मेरे इन लॉज साइड से सभी लोगों ने जब मैंने अपना डिसीजन बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बिल्कुल करें। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद जो है आपके कोई अचीवमेंट आप नहीं कर सकती हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो एक फैमिली सपोर्ट बहुत लगता है, बिकॉज मेरे पास अपनी ऑलरेडी एक सर्विस थी, फैमिली, बेटा, तो जब तक एक उतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं हो तो हम नहीं सोच सकते हैं। लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेटेड रखा और वो जो मेरी 1-1.5 साल की जर्नी थी प्रिपरेशन की, उसमें कई बार ऐसे भी मौके आए जब कुछ लोगों ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, यूपीएससी तो अपने आप में वैसे ही बहुत टफ है और अब बीइंग अ मैरिड लेडी और एक मदर आप इसके लिए ट्राई कर रही हैं वो सर्विस में होते हुए जी, तो इम्पॉसिबल है, तो आप समय अपना वेस्ट ना करें। लेकिन पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड और सब जो परिवार के लोग थे उन्होंने कभी मुझे डीमोटिवेट होने नहीं दिया। वो एक पॉजिटिव सोच उन्होंने मुझे हमेशा बनाए रहने दी और उनकी वजह से ये संभव हो पाया कि मैं इस अचीवमेंट तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ एक उस एग्ज़ाम का सक्सेस जो था वो मुझे मिली। और आई होप कि वैसा जो सोच है वो बाकी लेडीज़ को भी मिले, क्योंकि महिलाएं कैपेबल होती हैं बहुत, लेकिन हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहाँ ये मान लिया जाता है कि आपकी शादी है या फैमिली है आपके पास तो फिर आप कुछ अचीव नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में। और वो थोड़ा मेंटलिटी जब अगर लोगों की चेंज हो, समाज की, परिवार की, तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर उतना सपोर्ट जैसा मुझे मिला मेरे पति, मेरे फैमिली की तरफ से, अगर वो बाकी लोगों को भी मिले तो महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में, चाहे तो आप जो भी हमारी महिला दर्शक इस कार्यक्रम को देख रही होंगी उनके लिए तो आप एक बहुत बड़ा उदाहरण हैं और बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि जिस तरह से आपने सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए और अब यहाँ तक का सफ़र तय किया है। एक और चीज़ है, जैसे कि आप भी सिविल सर्विस की आपने तैयारी की है, लाखों लोग हर साल इसकी तैयारी करने के लिए आगे आते हैं। दो तरह के, मतलब मैं दो कैटेगरी में लोगों को डिवाइड करूँगा। एक तो वो होते हैं कि जो अपनी सामर्थ्य को समझे बगैर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होकर इस क्षेत्र में उतर जाते हैं, तो ऐसे में असफल होने पर जो डिप्रेशन का शिकार उन्हें होना पड़ता है। और दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो वे भी अपनी सामर्थ्य को पहचाने बगैर, समर्थ होने के बावजूद भी एक खुद के ही द्वारा एक डर क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं वो तो ये काम हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है, तो वो उसके लिए प्रयास ही नहीं कर पाते हैं। तो इन दोनों ही तरह की मेंटलिटी पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मंत्र क्या है, सफलता का मंत्र क्या है। जो लोग इसमें उतरना नहीं चाहते उनसे आप क्या कहना चाहेंगी, और दूसरा जो लोग
यदि बाय चांस यदि सफल नहीं हो पाए तो वे डिप्रेस ना हो, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए भी और भी रास्ते खुले हुए हैं, वे ये ना समझे कि यही ज़िंदगी का अंत है, यही सब कुछ है, ऐसा वे ना माने? आपने अपने क्वेश्चन में ही आंसर भी दे दिया इसका। देखिए, यूपीएससी डेफिनेटली टफ एग्ज़ाम तो है, लेकिन हम और आप में से ही लोग उसमें अपीयर होते हैं और उनको सफलता मिलती है, तो कोई असंभव नहीं, संभव चीज़ है सभी के लिए, जितना मेरे लिए है, जितना आपके लिए, किसी भी और के लिए है। तो ये मानना कि हम सक्षम नहीं है, नहीं कर पाएंगे, पहली बात तो इस मेंटलिटी से बाहर निकलें। और अगर आपका नेचर उस तरह का है कि आप इसी क्षेत्र में आके बहुत अच्छा कर सकते हैं और अगर आपने मन से तय कर लिया है कि मुझे आना ही है, तो आपको निस्संदेह इसमें प्रयास ज़रूर करना चाहिए। उसमें एक कंटिन्यूटी, एक डिटर्मिनेशन की भावना हमेशा रहे। पेशेंस बहुत मांगती है ये एग्ज़ाम, तो उस पेशेंस को, अगर उस टेंशन को आप हैंडल कर सकें और जो निगेटिव चीज़ें आती हैं उस प्रिपरेशन के दौरान, अगर उनको दूर करके आप एक सकारात्मक सोच अगर बनाए रखें, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन मतलब जो आना चाहते हैं उनके लिए यही है कि अगर आपका बहुत है इस तरफ आने का, तो आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए और पूरी मेहनत से कोशिश करनी चाहिए। आप हाफ हार्टेडली इस तैयारी में आएंगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे कहा कि सबके लिए संभव है। अगर मैं इतनी मुश्किलों के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ अगर यूपीएससी निकाल पाई, तो ये बाकी हर इंसान के लिए संभव है, मैं ये मानती हूँ। लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि अगर नहीं हो पाता है, तो देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कहीं श्योरिटी नहीं होती है कि क्लियर कर ही लेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो डिज़र्विंग भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है या कुछ और परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। तो जैसा आपने कहा कि कोई भी परीक्षा में चयन होना या नहीं होना लाइफ और डेथ का क्वेश्चन कभी नहीं होता। अगर ये नहीं है तो बहुत सारे और रास्ते खुले हैं। ये सोच के साथ ही हमें यहाँ आना चाहिए। अगर कोई ये सोच रहेगी तो ही पॉजिटिविटी तो आप ज़्यादा रिलैक्स होके और ज़्यादा अपना 100% दे पाएंगे। अगर दिमाग में आप 24 घंटे ये रहेंगे कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो आपकी जो क्षमता है उसको कम कर देगा। तो वो उस सोच के साथ आए कि मैं अपना 100% दूंगा। लेकिन अगर नहीं निकल पाता है तो ये एग्ज़ाम के साथ लाइफ ख़त्म नहीं होती है और बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ मैं जा सकता हूँ। और अभी तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी ऐसा हुआ है कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रास्ते उस एक ही तैयारी में आपके लिए खुल जाते हैं। अब तो स्टेट सर्विसेज के भी सारे एग्जाम ऑलमोस्ट यूपीएससी जैसे ही कर दिए गए। और भी जितने डिपार्टमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो सिमिलर सिलेबस पे काम करती है। तो यूपीएससी आपको एक होल ऐसा पैकेज देती है तैयारी का कि दूसरी जगह आप ट्राई कर सकते हैं। और सिर्फ सर्विसेज ही नहीं, जो और ऑप्शंस हैं आपके दूसरे क्षेत्र हैं उनमें भी आप लोग जा सकते हैं। तो उस सोच के साथ आना चाहिए। सोच बदलना, सकारात्मकता अंतर में जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। मंजिलें भी बहुत हैं और रास्ते भी बहुत हैं, तो उन पर जाकर और भी दूसरी मंजिलों को हासिल किया जा सकता है। यहाँ रुकते हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं रक्षा संपदा अधिकारी मनीषा जाट जी, जिनसे हम उनके व्यक्तिगत और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं। मैम, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ फिर आपसे पूछना चाहूँगा, हालांकि पहले हमने इस पर बात की है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को लेकर ही मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया कि आपका एक बेटा भी है, एक बच्चे की परवरिश करना, उसे बड़ा करना, ये भी अपने आप में किसी भी कलेक्टर कमिश्नर के जॉब से कम नहीं है, क्योंकि आप एक नए व्यक्ति का निर्माण कर रहे हैं, उसे जीरो से उसकी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और उसके पूरे जीवन निर्माण में आपका योगदान है। और दूसरा ये है कि आप थोड़ा भी अपने एफर्ट्स को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो काम है वो बहुत सी दूसरी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है। दोनों ही चीज़ों के साथ काम में जस्टिफाई करना, फैमिली लाइफ में भी अपने एफर्ट्स देना, साथ में प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने पूरे इनपुट्स देना, कितना मुश्किल होता है और कैसे आप दोनों चीज़ों को निभा पाती हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि बच्चे आपने सपोर्ट सिस्टम की बात की थी, लेकिन मैं थोड़ा सा और गहराई से इस चीज़ को जानना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फिर से ये क्वेश्चन किया है।
बच्चे को बड़ा करना है, फैमिली को संभालना भी अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है, तो उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। बट आज के टाइम पे जब महिलाएं सिर्फ घर की चार दीवारी में न रह के बाहर आ रही हैं, तो उसी तरह से मैंने भी जब शुरू से ये था कि मैं किसी न किसी प्रोफेशन में आगे रहूँगी, तो अपने आप को मेंटली भी मैंने इस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया हुआ था कि कैसे मैनेज करके चलना है। और जैसा मैंने कहा कि एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक इंसान पे अगर एक ज़रूरत से ज़्यादा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी तो वो अपना 100% कहीं भी नहीं दे सकता। तो वो जो भी वर्किंग महिलाएं हैं उन्हें अपना एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना पड़ता है। उस सपोर्ट सिस्टम में आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हेल्पर्स, सभी का अलग अलग उसमें योगदान होता है। वो सपोर्ट सिस्टम आप बनाते हैं तो आप कुछ समय के लिए चीज़ें उनके भरोसे भी आप छोड़ सकते हैं। और जहाँ तक बच्चे की परवरिश का सवाल है, तो आज के टाइम में वर्किंग मदर्स हैं, मोस्टली मदर्स वर्किंग मदर्स होती हैं, तो क्वांटिटी के बजाय जो क्वालिटी टाइम है, मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा ज़रूरी है कि ये नहीं कि आप बच्चे के साथ कितने समय रहें, लेकिन आप क्वालिटी टाइम उसको कितना दे पाती हैं। जितने टाइम आप उसके साथ हैं, आप क्या उसकी पढ़ाई, उसका खेल कूद, वो दिन भर क्या करता है, क्या वो आपसे इंटरेक्शन उसका इतना अच्छा है कि वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करता है, वो सब बहुत ज़रूरी है। तो वो जब आप आते हैं वर्किंग वुमेन के तौर पे, तो वो एक डेवलप होता जाता है। और लकीली मैं पहले से एक माँ होने के पहले से चूँकि जॉब में थी, तो फैमिली और प्रोफेशन के बीच वो एक कोऑर्डिनेशन मैंने एक अच्छा बना के रखा था, तो आगे भी उसने मुझे मदद की। और यहाँ अगर महिला वर्किंग है तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है उनके हस्बैंड का होता है। वो सपोर्ट अगर नहीं है तो कई बार वो जो गिल्ट है कि मैं प्रोफेशनली तो सही हूँ, लेकिन एक माँ के तौर पे शायद मैं उतनी सफल नहीं हूँ, कहीं ना कहीं फेल हो रही हूँ। अगर वो गिल्ट है तो ना तो आप माँ का रोल ठीक से निभा पाएंगे, ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ठीक से देख पाएंगे। तो लकीली मेरे साथ हस्बैंड का, मेरे माता पिता और बाकी लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट रहा कि मैनेज कर पाए हैं चीज़ों को। एग्जाम की प्रिपरेशन में भी मदद की और आज भी वो मदद कर रहे हैं। तो ये एक अलग तरह का उदाहरण आप पेश करती हैं। जनरली एक मान्यता ये होती है कि हर सफल इंसान के पीछे, पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यही जिम्मेदारी पुरुष परिवर्तित कर सकते हैं। कोई हमेशा ये नहीं हो सकता कि सिर्फ पुरुष ही प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ें और उनका कहना चाहिए कि बैकअप के तौर पर या उनकी सहायता के लिए सिर्फ महिलाएं ही आगे आएँ। ये चीज़ को अपनी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को परिवर्तित किया जा सकता है, और उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर मनीषा जी ने पेश किया है। और ख़ासतौर से इनके जो हस्बैंड हैं वे भी यहाँ पर प्रशंसा के पात्र हैं कि वो इस तरह से मदद करते हैं, वे अपनी भूमिका को परिवर्तित करते हैं। कई स्थान पर वे माँ की भूमिका को निभाते हैं बच्चे के, वो अपने बिजनेस के साथ वो इसमें भी जब मुझे सहयोग चाहिए रहता है तो पूरा देते हैं। तो सफलता के लिए कहीं ना कहीं एक पुरुष भी महिला की सफलता के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए कितनी अहम जिम्मेदारी निभा सकते हैं, उसका बहुत अच्छा उदाहरण मनीषा जी और इनके परिवार के द्वारा हम देख सकते हैं। एक और जो महिलाओं की स्थिति से जुड़ी हुई बात है कि चूंकि आप महिला हैं और आपने खुद बताया कि किन परिस्थितियों के बावजूद आपने यहाँ तक का सफ़र तय किया है, आज देश भर की महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए आज भी एक धारणा है कि वो तो चौके चूल्हे में ही लगे रहना चाहिए उसको, और घूंघट की आड़ के पीछे उसकी हमने क्षमताओं को विकसित नहीं होने दिया कि कई दूसरे क्षेत्रों में भी आगे आ सकती थी। तो उस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं की स्थिति अगर हमें सुधारनी है तो दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे लगते हैं जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहला है शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं है तो महिलाएं कभी भी जान नहीं पाएंगी वो जो चार दीवारी के बाहर दुनिया क्या है, वो उसको कभी नहीं समझ पाएंगी। इवन वहाँ रह के भी उनके क्या अधिकार हैं, तो वो शिक्षा और जागरूकता, शिक्षा यहाँ सिर्फ स्कूल एजुकेशन या लिखने पढ़ने से रिलेटेड नहीं, शिक्षा जो है ओवरऑल एक कंसेप्ट है कि क्या उनके अधिकार हैं, वो सब कुछ वो पहचाने। वो एक एजुकेशन अवेयरनेस सबसे पहले उनमें लाना ज़रूरी है। और सेकंड जो मैं मानती हूँ कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। क्योंकि आर्थिक रूप से अगर महिला स्वावलंबी नहीं होगी, खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट अगर वो नहीं है, तो अपने डिसीजन वो खुद नहीं ले सकती है। अगर उसके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो वो आवाज़ तब तक नहीं उठा सकती जब वो फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट अगर है, किसी और पे निर्भर है, तो वो अपनी आवाज़ गलत के लिए नहीं उठा पाएगी और ना सही उसके हक क्या हैं वो कभी मांग सकती है।
तो ये शिक्षा, अवेयरनेस और दूसरा आर्थिक रूप से उन्हें स्वावलंबी बनाना। ये ज़रूरी नहीं कि वो कोई नौकरी करें, ये फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है वो कई तरीके से आ सकती है। सूक्ष्म और लघु उद्योग स्थापित करके जो स्किल है डेवलपमेंट करना, अलग अलग तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग्स के माध्यम से उन्हें इसके लिए तैयार करना, ये अगर दोनों चीज़ें हम ला पाएँ। और थर्ड जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि समाज की सोच में अगर सुधार आएगा तब महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा, और वो सब हमें और आपको मिलके करना है, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट से हम उसके लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर पुरुषों की मानसिकता बदलनी है तो बीइंग अ मदर मुझे अपने बेटे को भी एजुकेट करना पड़ेगा कि वो महिलाओं के लिए बड़े होकर कैसी सोच रखेगा। तो यहाँ हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि लड़के रोते नहीं है, एग्जैक्टली साथ में ये भी सिखाना चाहिए कि लड़कियों को रुलाते भी नहीं। हाँ, तो वो जो है समाज की मानसिकता में बदलाव लाना है, तो हमें अपने घरों से, अपने बच्चों के अंदर वो चीज़ें डेवलप करनी होंगी कि महिलाओं का रिस्पेक्ट करें, उन्हें उनकी फ्रीडम जो है वो दें और उसमें सपोर्ट करें, बजाय कि नहीं उन्हें घर के अंदर बंद। इतनी ब्रॉड मेंटेलिटी से यदि वे आगे बढ़ेंगे तभी वे जो जैसा आप सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तभी वे किसी महिला का सपोर्ट सिस्टम का काम कर सकते हैं और उसमें वे फिर आगे बढ़ सकते हैं। सही बात है। अब बहुत थोड़ा सा समय है, एक और चीज़ मैं यहाँ से जाते जाते बहुत कम समय में जानना चाहूँगा आपसे कि जनरली एक मानसिकता है लोगों की कि अफसर और आम जनता के बीच में कभी भी निकटता नहीं आ पाती है, दूरियां बनी रहती हैं। लोग भी ये मान के चलते हैं ये तो अफसर हो गया है, तो अफसर हो गया है, वैसे बड़े नकारात्मक तौर पर इस शब्द को प्रयोग किया जाता है कि वो तो अफसर हो गया मतलब हमसे बहुत दूर हो गया है, हमारे बीच से ही वो अफसर बना है, हमारे बीच से ही ब्यूरोक्रेट्स बना है, लेकिन वो हमसे दूर हो गया है। तो जब तक आपस में एक ब्यूरोक्रेट्स की और एक जनता के बीच में जब आपस में दूरियां रहेंगी तो उतने अच्छे से जन सरोकारी कार्य नहीं किए जा सकते और शासन की योजनाओं का उतने अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। इस दूरी को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, समय के साथ इसमें जो ये अफसर वाली मानसिकता है इसमें चेंज आया है। आज ऑफिसर वैसे नहीं रहे कि एक बंद ऑफिस में बैठे हैं और जनता के लिए अप्रोचेबल नहीं है, वहाँ उनकी पहुँच नहीं है। ये जो गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट जब से आया है और इसको लेके जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इसने प्रशासन और पब्लिक के बीच में दूरियां कम की हैं। सिटीजन चार्टर्स बने हैं, पब्लिक को जो भी काम है उसके लिए टाइमलाइन फिक्स हुई है कि इतने टाइम में आप करवाएं, नहीं करवाएं तो आरटीआई का आपको अधिकार दिया गया है। ऑनलाइन इतने पोर्टल्स हैं जहां आप अपने ऑफिसर को डायरेक्ट, अगर नीचे के सबऑर्डिनेट नहीं काम कर रहे हैं तो आप वहां सीधे उन्हें राइटिंग में कंप्लेंट्स कर सकते हैं। वहां से अलग अलग सीएम पीएम के लेवल तक लोग सीधे अप्रोच कर सकते हैं और इमीडिएटली वो चीज़ लौट के ऑफिसर्स के पास आती, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की गई है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि मैं स्टेट गवर्नमेंट में भी पहले काम कर चुकी हूँ, तो और अभी भी जो हम लोग देखते हैं आप और हम डीएम से लेके नीचे तक का जो प्रशासनिक लॉबी है, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, छोटे लेवलों पे पंचायत तक के लेवल पे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जो बड़े ऑफिसर्स जो जिन्हें कभी पब्लिक सालों नहीं देखती थी, आज वो हर महीने, हफ्ते या 15 दिन में अलग अलग जगह खुद पब्लिक तक पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ समय के साथ चेंज हुई है और जो इसमें डेवलपमेंट चल रहा है आगे, तो आई होप कि जो आगे आने वाला समय होगा ये और बेहतर इस चीज़ में होगा। तो गुड गवर्नेंस के जो इनिशिएटिव्स आए हैं और जो आगे बढ़ते जाएंगे, ये दूरियां निसंदेह और कम होंगी। और मेरा तो यही कहना है कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, तो पब्लिक के साथ सर्वेंट वर्ड जुड़ा हुआ है, तो हम उनकी सेवा के लिए आए हैं। तो कभी भी उस मानसिकता से हमें काम नहीं करना चाहिए कि हम बंद ऑफिस में, कैबिन में एक चेयर पे बैठे हैं या वो बॉसी एटीट्यूड। और वो चीज़ समय के साथ ऑफिसर्स में भी चेंज आया है। कितने सीनियर्स हैं ऑफिसर जिनको मैं देखती हूँ अलग अलग डिपार्टमेंट के, हमारे अपने डिपार्टमेंट के, तो पब्लिक तारीफ़ करती है, पहुंच उनकी बड़ी है। तो समय के साथ चेंज आया है और जो इनिशिएटिव्स हैं परिस्थितियों को और बेहतर बनाएंगे आने वाले समय। सही बात है। ये जो शुरुआती कदम है ये आने वाले समय में इन परिस्थितियों को और बेहतर बनाएंगे। अभी पहले की अपेक्षा अभी वर्तमान समय में काफ़ी बदलाव आया है और भी हम जिस बदलाव की अपेक्षा करते हैं, चूँकि कहा जाता है कि परिवर्तन बहुत तेज़ी से नहीं बल्कि धीरे धीरे आता है और बहुत ही लंबे समय बाद वह परिवर्तन हमें दिखता है। हालांकि वो होता प्रतिक्षण है, लेकिन वह उसके जो परिणाम हैं वे अंतिम रूप में जो नज़र आते हैं वे देर में नज़र आते हैं, काफ़ी लंबे समय बाद नज़र आते हैं। तो बहुत सारे मुद्दों पर हमने यहाँ पर मनीषा जी से चर्चा की, कई सारे व्यक्तिगत पहलुओं पर भी बात की, बहुत सारे उनके सामाजिक पहलू और साथ ही उनके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए भी बहुत सारे बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की। लेकिन हमारे पास समय इतना नहीं है कि इस चर्चा को और ज़्यादा विस्तार से, क्योंकि हर एक बात जो थी, हर एक बिंदु था, हर एक पहलू था, उस पर हम और गहराई से भी बात कर सकते थे, लेकिन कम समय में
हमें बहुत सारे विषयों को कवर करना था। यही वजह है कि हमने बहुत ही शॉर्ट में उन सभी बिंदुओं को टटोलने की यहाँ पर कोशिश की। फिलहाल रुकते हैं। मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई। रुकते हैं यहीं। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपसे पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।